हरिः ओम्। सर्वेषामपि अत्र स्वागतमस्ति। अस्माकम् आचार्याः अत्र समागताः सन्ति। ततः कक्षारम्भात् प्राक् मङ्गलाचरणं विधीयते। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रत्युक्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय। वंशी विभूषितकरान्नगरीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठकात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अद्य अस्माकं द्वाविंशी कक्षा भविष्यति। तदर्थं हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागस्य आचार्याः डॉक्टर विपिन कुमार झा महोदयाः अत्र समागताः सन्ति। ते अद्य इंटरनेट अन्तर्जालम् इति विषयम् आदाय सर्वान्नपि शोधार्थिनः बोधयिष्यन्ति इति अस्माकं कृते सौभाग्यम्। तेषाम् आचार्याणाम् अस्मिन् कार्यक्रमे अहं कार्यक्रमस्य पक्षतः तेषां स्वागतं व्याहरामि। किञ्च तान् अहं प्रार्थये यत् ते स्वीयां कक्षाम् अधुना आरब्धुं शक्नुवन्ति। आचार्याः डॉक्टर विपिन कुमार झा महाभागाः। ध्वनि श्रूयते सम्यक् रूपेण? श्रूयते। स्लाइड् अपि दृश्यते? एवं दृश्यते। अस्तु। नमो वाग्देव्यै। स्मृतापि तरुणा तपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिता शतैर्विद्युताम् कलिन्दगिरिनन्दिनी तटशुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। सर्वेभ्यो नमः। गतदिवसे अत्र या कक्षा आसीत् तत्र अस्माभिः यत् किमपि पठितं तदनु अद्य इंटरनेट संदर्भे अंतर्जाल संदर्भे अत्र चर्चा प्रचलति। अतएव आदौ विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः ये सन्ति तेषां प्रणामपुरस्सरम्, अपि च ये संयोजकाः सन्ति, ये आचार्याः सन्ति, ये अध्यापकाः सन्ति, ये छात्राः सन्ति, तेषां स्वागतं विधाय अहम् अग्रेसरामि। अद्य यत् किमपि अत्र वयम् अध्यापन संदर्भे पश्यामः तत् अत्र द्रष्टुं शक्यते। प्रथमतया सिंहावलोकनं भवति। यत् किमपि अधीतं तत्र एक स्लाइड मध्ये एव यत् किमपि अस्माभिः अधीतं गत कक्षायां तासां चर्चा भविष्यति। तदनन्तरं तस्यां कक्षायां एटीएम भीम यूपीआई संदर्भे चर्चा न अभवत्। तत् संदर्भे अवशिष्टांशस्य अध्ययनं भविष्यति। तदनन्तरं साक्षात् अत्र इंटरनेट संदर्भे या काचित् चर्चा अस्ति तस्याः अत्र प्रश्नस्थापनपुरस्सरं समाधानं भविष्यति। तत्र प्रामुख्येन इतिहास संदर्भे अपि च लाभहानि संदर्भे एवमेव छात्राणां कृते शोधार्थीनां कृते लाभहानि संदर्भे
पुनश्च कथं कार्यं प्रचलति एतत् सन्दर्भे, कनेक्शन यद् भवति, योजनं यद् भवति तस्य प्रकार संदर्भे, अनेन सहैव पदावली संदर्भे, प्रोटोकॉल संदर्भे, अपि च सर्वाधिक महत्वपूर्णं यत् किमपि भवति ईमेल इत्यस्य अनुप्रयोगः, एतत् सन्दर्भे चर्चा भविष्यति। पुनश्च उच्च शिक्षा संदर्भे अन्तर्जालस्य अनुप्रयोगः कथं भवेत्, एतत् सन्दर्भे चर्चा भविष्यति। आईसीटी तथा गवर्नेंस, प्रशासन, एतत् सन्दर्भे चर्चा भविष्यति। अपि च शोध संदर्भे महत्वपूर्ण पक्षाणाम् अत्र समावेशः अपि कृतः वर्तते खलु। तत्र कंप्यूटेशनल संस्कृत संक्षेपेण, वेब टूल संदर्भे, अपि च विविध प्लेटफॉर्म संदर्भे केन प्रकारेण भवान् एतेषाम् उपयोगं विधाय तत्र अग्रे सर्तुं शक्नुवन्ति भवन्तः, एतत् सन्दर्भे चर्चा भविष्यति। अपि च संस्कृत शोध संदर्भे अपि विशिष्य साहित्य शास्त्र संदर्भे, व्याकरण संदर्भे अथवा अन्यानि शास्त्राणि यानि सन्ति तेषां सन्दर्भे, अपि च भारतातिरिच्य अन्येषु देशेषु शोधस्य का दशा अस्ति, एतत् सन्दर्भे संक्षेपेण चर्चा भविष्यति। एवमेव केन प्रकारेण स्वकीय वेबसाइट निर्माणं कर्तुं शक्नोति भवान्, अपि च केन प्रकारेण एंड्रॉइड ऐप निर्माणं कर्तुं शक्नोति, एतत् सन्दर्भे संक्षेपेण चर्चा अत्र भविष्यति। यतोहि एषा कक्षा या अस्ति भवतां समेषां प्रेरणार्थं प्रचोदनार्थं वर्तते खलु। एकस्याम् एव कक्षायां सर्वेषाम् अध्ययनम् अध्यापनं विशदतया भवितुं न शक्नोति इति भवन्तः अपि जानन्ति। अस्तु, तर्हि अग्रे सरामः। सर्वप्रथमं सिंहावलोकनं भवति। यत्किमपि अस्माभिः अधीतं गतकक्षायां, तत्र विशेष्य कंप्यूटर संदर्भे पिछली कक्षा में जो हम लोगों ने देखा था, उसमें कंप्यूटर के संदर्भ में जो भी विषय वस्तु है, जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो या फिर इसके साथ साथ उनकी कंप्यूटर के प्रकार हों, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स हों, फीचर्स कंप्यूटर के हों, ये सब हम लोगों ने देखा था। इसके साथ ही साथ एक चीज जो हमने वहां पर स्किप की थी, वह था जो कि मापन प्रणाली जो है वो ये भी यहाँ पर दे दिया गया है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसके साथ साथ पीडीएफ के लिए भी कहा गया है। तो मैंने एक यहाँ पर दे दिया है ये फीडबैक फॉर्म, वो आप लोगों से शेयर कर दूंगा और आप अपना ईमेल आईडी देंगे, ऑटोमेटिकली आपके मेल पर चला जाएगा। इस तरह करके है। तो ये बार बार दो व्यक्ति प्रवेश करना चाहते हैं, इनको अनुमति दिया जाए नहीं दिया जाए, ये यदुवीर जी आप देखेंगे। इसके बाद हाँ, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो इसके अतिरिक्त जो आईसीटी के संदर्भ में हम लोगों ने देखा था, इसमें विस्तृत चर्चा हमने नहीं की थी, लेकिन आपके लिए उपादेय है तो आप लोग अनिवार्य रूप से देख लेंगे। ये हायर एजुकेशन के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, ये आप देख लीजिएगा। इसको हम विस्तृत नहीं हमने चर्चा की है गत कक्षा में। वो अवशिष्ट अंश जो थे उनको देखते हैं। अवशिष्ट अंश में जो गत कक्षा में हमने देखा था, वह इनके जो कंप्यूटर से लाभ और हानि है, ये आप लोग पूर्ण परिचित हैं, इसलिए हम इस पर विस्तार में नहीं जा रहे हैं। जो एक विशेष रूप से देखना था वह था एटीएम, क्योंकि एटीएम का प्रयोग आप लोग हर कार्य जो आप कहीं फॉर्म फिलअप करते हैं यानी जितने भी कार्य हैं वहां पर आपको ये एटीएम, भीम, यूपीआई का प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए यह पाठ्यक्रम में रखा गया होगा ताकि आप इससे परिचित रहें। इसका जो फुल फॉर्म दिया गया है ये आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसका आविष्कार जो 1960 में किया गया था, उसके बाद यह किस तरह से प्रयोग किया जाता है आप लोग सामान्य रूप से इससे परिचित हैं, इसलिए हम विस्तार में नहीं जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगा, तो आप इसको पढ़ लेंगे। तो ये कोई विशेष अतिरिक्त इसमें कुछ नहीं दिया गया है, जो यथावत है फैक्चुअल केवल यहाँ पर उपस्थापन किया गया है। इसी तरह भीम है, इसका
फुल फॉर्म जो है वो आप ध्यान में रखेंगे। इसके साथ साथ किसके द्वारा डेवलप किया गया है, किसने इसको विकसित किया, ये आप देखते रहें। कब ये प्रारंभ किया गया ये आप देखेंगे। इसके साथ साथ आप ये ध्यान रखेंगे जो भीम उन सभी एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है जो यूपीआई जो है, यूपीआई को स्वीकार करता है। जो भी बैंक उनके साथ ये टाइप होकर के कार्य करता है। और अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो 1 रुपया से लेकर के जो ये फ्री ट्रांजैक्शन का है, यह एक लिमिटेशन बनाया गया है जो कि आप इतने तक ही कर सकते हैं, उसके बाद आप दूसरे दायरे में आते हैं। तो सामान्य रूप से आप जितना भी कार्य करेंगे वह इससे अतिरिक्त आपको पे करने की स्थिति नहीं आती है सामान्य रूप से छात्र जीवन में विशेष रूप से। इसके बाद आप इसके साथ वहां पर दिया गया था यूपीआई से कनेक्ट होना चाहिए तभी जाकर के ये होगा। तो यूपीआई जो है यह यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस जो दिया गया है, इसका या किसके द्वारा डेवलप किया गया, किसके अधीन है, तो ये यहाँ पर दे दिया गया है। कब से प्रारंभ किया गया या दे दिया गया, इसके मार्केट्स जो है अलग अलग कंट्रीज में है, यह यहाँ पर बताया गया है। और इसका वेबसाइट जो है जिस पर आप विस्तार पूर्वक इसको देख सकते हैं, यह भी यहाँ पर उपलब्ध करा दिया गया है। यह आप मूल रूप से ये देखेंगे जब आप कोई पेमेंट करते हैं तो अलग अलग प्लेटफॉर्म के साथ टाई अप होकर के आप इसका उपयोग होता है। जैसे उदाहरण के लिए आप फोन पे यूज करते हैं, गूगल पे यूज करते हैं, पेटीएम यूज करते हैं। इन सभी का आप जब जाएंगे उसके सेटिंग में तो वहां पर देखेंगे जो कि एक दिया गया है उनमें दिया गया है जो कि यूपीआई आईडी। और जब भी आप पे करने लगते हैं, आप रेल टिकट बनाएं या कोई फॉर्म फिलअप करते हैं उसके पेमेंट के संदर्भ में, वहां पर आकर के यूपीआई आईडी वो मांगता है और यूपीआई आईडी दे देते हैं। उसके बाद फिर आपके पास एक ओटीपी आता है या फिर आपको परमिशन मांगता है और उसके माध्यम से आप पे कर पाते हैं। हालांकि अगर आप सावधान नहीं होते हैं तो ये कभी कभार नुकसानदेह भी है। तो इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखेंगे जब भी यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हैं आप, तो आप सावधान रहेंगे जो कि कहां से आपके पास आया है ट्रांजैक्शन के लिए रिक्वेस्ट, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें, नहीं तो ये नुकसानदेह हो सकता है। तो ये यूपीआई के संदर्भ में हमने चर्चा की है। इसके बाद हम आते हैं जो आज हमें अध्ययन करना था उसके संदर्भ में, ये इंटरनेशनल नेटवर्क या इंटरनेट, इसकी चर्चा हम करते हैं। मोटे तौर पर यह सूचना आदान प्रदान करने के लिए, जैसे आपने कंप्यूटर कहा ना, क्योंकि कंप्यूटर तो एक उपकरण है और लेकिन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को आप जोड़ेंगे कैसे, इसके लिए एक नेट का उपयोग करते हैं। जैसे ये मकड़ी का जाल होता है, उसी तरह का ये जाल है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, फिर वह लोकल लेवल पर होगा, फिर उसके हायर लेवल पर होगा। ये हम अभी देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि अलग अलग कनेक्शन के प्रकार में हम देखेंगे, जो कि यह एक से जुड़ करके दूसरा, दूसरे से जुड़ करके तीसरा। तो आप देखेंगे जो कि सूचनाओं का आदान प्रदान या फाइल ट्रांसफर जो आप करते हैं, ये बहुत ही सहजता से हो पाता है। यदि आपके पास केवल अपना कंप्यूटर है तो आप अपने कंप्यूटर तक ही सीमित हैं, उसके अतिरिक्त कोई जानकारी लेना चाहेंगे वो नहीं प्राप्त हो सकता है। लेकिन इंटरनेट यह आपको सुविधा देता है कि एक से दूसरे को आप कनेक्ट कर सकते हैं। वह आगे चल करके अभी हम देखते हैं, यहाँ पर इंटरनेट आदि को देखेंगे तब आपको क्लियर होगा, यह स्पष्ट होगा। इसके बाद हम ये इंटरनेट को अलग अलग भाषाओं में किस तरह लिखते हैं, इसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। तो इंटरनेट के इतिहास के संदर्भ में, अर्थात एक क्रम से मैं चल रहा हूँ और सभी विषय वस्तुओं को हम यहाँ पर देखेंगे ना। इंटरनेट का इतिहास को हम देखते हैं यहाँ पर। इंटरनेट के इतिहास के संदर्भ में अगर देखा जाए तो नेक्स्ट, इंटरनेट के इतिहास के संदर्भ में अगर देखा जाए तो सबसे पहले आप 1969 में देखते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा, या इन दोनों के सौजन्य से एक डेवलप किया गया जिसको कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क कहा गया। और उसके बाद ये 1980 अर्थात 80 के दशक में ये नेशनल साइंस फाउंडेशन जो है उसके द्वारा एक प्रारंभ किया गया। और इसमें हमने देखा जो कि मुख्य रूप से इसको शैक्षिक अनुसंधान हेतु ही सीमित रखा गया था। ये अपारनेट जो कहते हैं, इसमें इनके जो डेवलपर थे उनका नाम दिया गया है यहाँ पर, W. टायलर जी थे। और बाद में क्या होता है
कि ये दोनों जो थे अपारनेट और अपारनेट और ये एनएसएफ नेट जो हैं, ये दोनों मिल करके इंटरनेट को आगे जो अन्य लोगों के लिए है वह उतारा, क्योंकि इससे पहले तक अभी तक जो था ये चैट में लिख रहे हैं कि ध्वनि नहीं आ रही। ध्वनि क्लियर है ना, स्पष्ट है ध्वनि? हरिओम श्रूयते न वा? हाँ, श्रूयते, सम्यक् श्रूयते। हाँ, चलो तो एवं प्रकार ना इस तरह से हमने देखा जो कि ये शैक्षिक अनुसंधान से बढ़ करके आगे हम देखते हैं जो कि लोगों के उपादेयता के लिए हमने इसके बाद इसको देखा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यह एक क्रम से उस समय में जो प्रारंभ किया गया था उसकी क्या उपादेयता रही, क्यों ये प्रारंभ किया गया था, उसके बाद प्रथम ईमेल कब भेजा गया, ये सब जितनी भी चर्चा है यह हम इसके तहत देखते हैं। और उसके बाद जो हम मुख्य रूप से पहुंचते हैं जो कि भारतवर्ष में यह कब शुरू हुआ, किस तरह प्रारंभ हुआ, वह वहां पर हम पहुंचते हैं। और वहीं से हमारा जो मुख्य है, क्योंकि हम कुल मिलाकर के यहाँ जो पहुंच रहे हैं संस्कृत क्षेत्र में जो शोध के लिए उपादेयता है उसके संदर्भ में हम आ रहे हैं। इस कारण से हम धीरे धीरे अपने आप को संकुचित करके अपने मूलभूत बिंदु पर आ रहे हैं। तो भारतवर्ष में कब इंटरनेट की शुरुआत हुई, तो हम मूल रूप से देखते हैं जो कि विदेश संचार निगम लिमिटेड जो है VSNL, BSNL नहीं, भारत संचार निगम लिमिटेड की बात नहीं हो रही है, VSNL विक्ट्री वाला भी। तो विदेश संचार निगम लिमिटेड जो है इसके माध्यम से आप देखते हैं जो कि 15 अगस्त 1995 को यह प्रारंभ किया गया। प्रारंभ में यह कतिपय कंप्यूटर को ही एक साथ जोड़ा गया था, बाद में जाकर के आप देखते हैं जो कि आज की जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं जो कि आज हम इंटरनेट के बिना नहीं रह पाते हैं। अब अगर इंटरनेट के बिना हम नहीं रह पाते हैं तो उसका कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है, लाभ है, हानि है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए जो कि सहजतया जो है संप्रेषण हो पाता है। इसके साथ साथ जो कि यह विशेष रूप से आपको शीघ्र सूचना प्रदान करने में समर्थ हो पाता है। इसके बाद सूचना जो है वह बहुतायत आपको प्राप्त होता है। इसके साथ साथ आप ईमेल भेज सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ये सभी इसके एडवांटेज में है। और इसी के साथ जो देखते हैं इसके कुछ हानियां भी है, जैसे इंटरनेट वायरस आदि को आप देखते हैं। इसी तरह यह जो इंटरनेट है इसके लाभ में अगर देखा जाए तो ज्ञान विज्ञान सूचना का आदान प्रदान जो है, सूचना का प्रसार जो है यह सहजतया हो पाता है। और आप संपूर्ण विश्व को एक कहते हैं जत्र विश्वम भवत्येक नीडम, इस तरह की स्थिति आप देखते हैं यहाँ पर। इसके साथ साथ जब आप जो भी वांछित सूचना आपको चाहिए वह प्राप्त हो जाता है। जैसे कि आप को कभी जरूरत पड़ती है जो कि अमुक ग्रंथ के लेखक कौन है, आप तुरंत गूगल में सर्च करते हैं और प्राप्त करते हैं। हालांकि इसके कमियां जो हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे। इसके बाद उद्योग की बात की जाए, व्यापार, बैंक, समाचार पत्र आदि जितने भी हैं इन सब में इसका आप उपयोग करते हैं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपका। और इसके साथ साथ आप देखते हैं जो कि करियर के क्षेत्र में जो कि कहाँ पर कौन सी रोजगार की संभावना है, या आप कहीं पर जो सूचना प्राप्त करना चाहते हैं अकादमिक, तो वह आप सहजतया प्राप्त कर लेते हैं। जैसे तत्क्षण में आपको चाहिए जो कि अमुक शब्द का अर्थ अलग अलग शब्दकोशों में क्या क्या है, तो सामान्य रूप से आप लाइब्रेरी जाएंगे, आप ग्रंथ अलग अलग देखेंगे, उतने परिमाणात्मक जो कोश हैं उनको देखेंगे, और यहाँ पर क्या होगा कि आप तत्क्षण आप प्राप्त कर लेते हैं अलग अलग शब्दकोश से। तो इस तरह से आप देखते हैं जो कि इसके बहुत सारे लाभ भी हैं। इसके साथ साथ इनके बहुत सारे जो हानि जो कहा जाए इनसे, यह भी आप देखते हैं, जिसमें कि आप स्पष्ट रूप से देखते हैं जो कि आज जो युवा पीढ़ी है वह यदि कहीं समस्याग्रस्त होता है तो उसमें कहीं न कहीं अंतरजाल की महती भूमिका होती है। इसी तरह राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में
जो नकारात्मक विचार का प्रसार होता है कभी कभार, वह भी आप देखते हैं, यह भी इसके निगेटिव एस्पेक्ट है। इसके पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। ये दोधारी तलवार के समान है, आप किस तरह उसका उपयोग करते हैं। इस तरह आप देखते हैं जो फ्रॉड जो होता है, यह एक बहुत ये आम बात एक चला है आज, जो कि आप अकाउंट आपका पूरा खाली हो जाता है अगर आप थोड़ी सी लापरवाही करते हैं। इसके साथ साथ देश की सुरक्षा के संदर्भ में अगर थोड़ी सी सूचना अगर लीक होती है तो उसका क्या खामियाजा हो सकता है, आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसी तरह धीरे धीरे समस्या एक और बढ़ती जा रही है, जो कि हम मशीन पर निर्भर होते जा रहे हैं, मशीन पर निर्भर होते जा रहे हैं। और यह स्थिति यह यहाँ तक हो चला है कि आप देखते होंगे, अनुवाद जो हम कार्य करते थे पहले, अपने मन मस्तिष्क बुद्धि का उपयोग करते हुए हम अनुवाद कार्य करते थे, और आज अधिकांश अनुवाद कार्य जो होता है वह सिर्फ और सिर्फ गूगल ट्रांसलेशन के माध्यम से होता है। तो कभी कभार यह पूछा जाता है, जो कि संगणक क्षेत्र में संस्कृत से अन्य भाषाओं में या अन्य भाषाओं से संस्कृत में अनुवाद कार्य पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ है अभी तक। मैं समझता हूँ यह बहुत ही बेहतर स्थिति है जो अभी तक सफल नहीं हुआ है, क्योंकि जिस दिन यह सफल हो जाएगा तो जो आज हिंदी की स्थिति है वही स्थिति संस्कृत की भी रहेगी, क्योंकि वहां पर अनुवाद जो किया जाता है वह अनुवाद मूल रूप से अपने स्वरूप से पूर्णतः पृथक हो जाता है, कि आप बेहतर तरीके से जानते हैं, आप अनुवाद करके देख सकते हैं। तो एक मशीन पर निर्भरता, इतना ही नहीं, आप हर कार्य के लिए मशीन पर निर्भर हो चले हैं आज। इसके बाद इसके साथ साथ आप देखेंगे जो कि ये जो सिस्टम को हैक करना या अन्य अन्य जो है, यह आपके लिए बहुत ही नुकसानदेह कभी कभार हो जाता है। इसके साथ साथ जो कि यह अलग अलग तरह के जो सरकारी संस्था हो या अन्य अन्य जो है, हर जगह ये कहीं न कहीं लाभप्रद भी है और नुकसानदेह भी है। तो दोनों ही बातें हैं, दोनों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके साथ साथ आप देखते हैं अंतर्जाल के माध्यम से जो रोजगार की संभावना जो है वो एक हद तक बढ़ी भी है, और एक हद तक देखते हैं जो कि वहां से संभावना कम भी हुई है। दोनों ही पक्षों को आप दे सकते हैं। अब शोधार्थी के संदर्भ में हम अगर आते हैं, इनके लाभ हानि की बात करें, तो आप देखते हैं जो कि सहजतया जो आप जो जो चीज आप जो ग्रंथ एक छात्र खरीद नहीं सकता है, या सहजतया इंटरनेट के माध्यम से आर्काइव आदि से डाउनलोड कर सकता है या अन्य अन्य स्थलों से प्राप्त कर सकता है, तो और सहजतया उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देना चाहते हैं, तो असंख्य छात्र हमसे जुड़ जाते हैं। यदि हमें हमें ही कहा जाए जो कि ऑफलाइन आप क्लास लीजिए, तो ये संभव नहीं होगा कि हर एक व्यक्ति को अलग अलग जाकर के मैं कक्षा ले सकूं। तो ये सब थोड़ी सी समस्याएं जो है ऑफलाइन में है, यहाँ पर इंटरनेट में के संदर्भ में यह समस्याएं नहीं होती है। इसके साथ साथ जो कि स्टूडेंट और टीचर का पीयर इंटरेक्शन जो होता है, साक्षात जो आप एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाते हैं, यह एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जिनसे आप साक्षात अगर मिलना चाहें ऑफलाइन, तो ना उनके पास समय होगा ना आपके पास समय होगा। यहाँ पर देखते हैं कि साक्षात आप अपनी सुविधा के अनुसार मिल पाते हैं। मान लीजिए एक देश में यहाँ पर है और अन्य देश में हम हैं, तो एक समय निर्धारित कर लेते हैं, रात्रि में इतने बजे हम लोग मिल सकते हैं, तो दोनों के लिए सहज होता है। तो अर्थात कुल मिलाकर के ये मैं कह रहा हूँ कि यह अध्ययन अध्यापन के लिए बहुत उपादेय सिद्ध हुआ है। इसके साथ साथ इफेक्टिव टीचिंग टूल्स जो हैं, अब जैसे हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं, इसका यह भी हो सकता था जो कि मैं एक व्याख्यान केवल दे देता, ओरल व्याख्यान केवल मौखिक व्याख्यान में दे देता आपको, लेकिन यह जो आपके पास विजुअल भी है, यह आपके लिए विशेष उपादेय हो जाता है, और आप इसको आगे के लिए रख भी सकते हैं सुरक्षित करके। और यह जो आप देखते हैं वह आप पर विशेष प्रभाव डालता है। मैं व्याख्यान जो 1 घंटे में इतनी बातें बताऊंगा, वह आप हो सकता है जो कि उसके तुरंत बाद आप भूल जाएं, लेकिन यह रहेगा तो फिर आप बाद में देख भी सकते हैं। और तो एक ये हो जाता है। इसके बाद क्योंकि इजी एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन जो कहा गया है, यह एक तरह से सही है, लेकिन इसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, जो कि क्या क्या इसके लिमिटेशंस हैं। जैसे कि इंटरनेट पर आपको इंटरनेट के माध्यम से इतनी सारी सूचनाएं मिलती है, जो आप कंफ्यूजन में हो जाते हैं वस्तुतः सही क्या है, और आप जो भी मिलता है वहां पर प्रस्तुत कर देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो क्वालिटी एजुकेशन तो है, लेकिन कहीं कहीं
ये भी एक लिमिटेशंस हैं, इनकी सीमाएं हैं, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके साथ साथ जो डिजिटल मीडिया है, इसके साथ साथ जो आपको अपडेट रखता है, या फिर मल्टीमीडिया आदि की बात जो करते हैं, ये सभी आपके लिए उपादेय हैं, इनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब यह है कि इंटरनेट कार्य कैसे करता है। इंटरनेट कैसे कार्य करता है, तो आप सामान्य रूप से ये समझिए, जो कि दुनिया के सभी कंप्यूटर को यह राउटर और वेब सर्वर के माध्यम से आपस में जोड़ता है। जो आप देखते होंगे, एक कनेक्शन प्रोवाइडर जो होता है, जिसको आगे हम शॉर्ट फॉर्म उसका देखेंगे, जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वह आपको आपके घर तक एक केबल पहुंचाता है, और उसके बाद एक राउटर के साथ माध्यम से आप अलग अलग कंप्यूटर में आप उसको जोड़ देते हैं, या फिर वाईफाई कनेक्शन के माध्यम से आप जोड़ देते हैं, और सभी कंप्यूटर जो विश्व से जुड़ जाता है। तो ये एक देखेंगे राउटर और वेब सर्वर के माध्यम से जो जुड़ता है। फिर कनेक्शन के जो प्रकार हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप ध्यान देंगे। एक तो डायल अप कनेक्शन है, जिसमें कि एनालॉग कनेक्शन, और इसके संदर्भ में आईएसपी जो है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है, जैसे एयरटेल हुआ, एमटीएनएल, बीएसएनएल, इन सबको देखते हैं। इसी तरह ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ये ब्रॉड बैंडविड्थ का शॉर्ट फॉर्म है। इसमें आप अलग अलग देखते हैं प्रकार जो है, इसमें डीएसएल है, केबल मॉडेम है, फाइबर ऑप्टिक है, इस तरह आप अलग अलग देखते हैं। इसी तरह वायरलेस कनेक्शन में वाईफाई आप देखते हैं, इसका शॉर्ट फुल फॉर्म आप देखेंगे, जो कि वायरलेस फिडेलिटी जो है। उसके बाद वाईमैक्स देखते हैं, फिर मोबाइल वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विस देखते हैं, सैटेलाइट सर्विस देखते हैं। तो इस तरह अलग अलग जो इनके हैं, ये आप देख सकते हैं। जैसे हमने अभी चर्चा किया, डायल अप या केबल टीवी, ब्रॉडबैंड, फिर डिजिटल में जो है उसके लिए अलग अलग उपकरण हैं, मॉडेम, हब, ब्रीज, राउटर और गेटवे जो है। इस तरह ब्लूटूथ आदि जो है, ये आप उपकरण देखते हैं, जिनके माध्यम से आप एक दूसरे से जुड़ पाते हैं। अब ये जो है कंप्यूटर नेटवर्क्स जो हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर बनते हैं शॉर्ट फॉर्म के संदर्भ में, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे LAN लैन है, मेन है, वैन है, तो इनको आप जानते रहिए। लोकल एरिया नेटवर्क है, यह घर में या कार्यालय में जो आप लगाते हैं, जिसमें कि 100 से 1000 कंप्यूटर तक आप जोड़ पाते हैं। ये वायर्ड भी हो सकता है और वाईफाई से भी कनेक्ट हो सकता है। मेन है, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क है, यह 200 MBPS तक ये इसका रेंज होता है, और यह 75 किलोमीटर तक जो है इसका रेंज हो सकता है, और ये 2 या 2 से अधिक लेन को जोड़ करके कार्य कर सकता है यह। इसी तरह वैन है, जो कि वाइड एरिया नेटवर्क है, जो कि सिग्नल सैटेलाइट के द्वारा उपयोग किया जाता है। जैसे आप एटीएम का प्रयोग करते हैं, वह भी ये वैन का प्रयोग करता है। इसी तरह VPN है, वायरलेस नेटवर्क है, वाईमैक्स है, पैन है, कैन है, ये सभी जितने भी हैं, ये इनके प्रकार हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो एक जो महत्वपूर्ण है वह ये है कि इंट्रानेट क्या होता है, कि एक ही संगठन के भीतर जब आप सभी कंप्यूटर्स जो हैं उनको एक साथ आप जोड़ते हैं, तो वहां पर ये इंट्रानेट के रूप में हम इस शब्दावली का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप के लाइब्रेरी में 50 कंप्यूटर हैं, और 50 कंप्यूटर जो है उनको एक साथ आप जोड़ते हैं। तो क्या करते हैं, वायर से आप कनेक्ट करते हैं, और एक से दूसरे का जो सूचना है या फाइल है, उनका हस्तांतरण जो है आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, उसमें भी एक आप सर्वर टाइप में बनाते हैं, जहां से आप सभी को कंट्रोल कर सकें। इस तरह करके होता है, और ये आप अपने घर में भी अगर 5-7 कंप्यूटर है, उसके साथ भी जोड़ करके आप कर सकते हैं। मान लीजिए 3 से 4 कंप्यूटर पर आप काम करते हैं, अलग अलग आपका है, या परिवार के सदस्यों का अलग अलग है और फाइल है, तो उसको आप एक्सचेंज कर सकते हैं। एक्स्ट्रानेट जो है, यह विशेष प्रकार का है। जैसे कि इंट्रानेट है, उसी तरह एक्स्ट्रानेट है, जो कि वाइड लेवल पर इसकी बात की जाती है। अब ये तो आप CDMA, GSM, इस सब से आप परिचित होंगे। आगे हम देखते हैं जो कि इंटरनेट की पदावली जो है, ये आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण है। जैसे कि कहते हैं जो कि www. तो इसका क्या फुल फॉर्म है। फिर वेबसाइट होता है डाटाबेस संबंधित जो पृष्ठ हैं, उन सब की बात, उन सब को जो आप देखते हैं एक साथ, उसको वेबसाइट कहते हैं। जब कोई आप कहते हैं जो कि अमुक का वेबसाइट है यह, तो उसका अभिप्राय है जो कि वह अलग डाटाबेस से संदर्भित अलग अलग जो पेजेस हैं उनका समूह जो होगा, वह वेबसाइट है। और वेब पेज जो है, वह
एक अलग अलग पृष्ठ जो है उनको वेब पेज कहते हैं। जैसे कि नीचे में मैंने दिया है अपना वेबसाइट का लिंक दिया है यहाँ पर। इसमें आप देखेंगे जो कि अलग अलग वेब पेज आपको दिखेगा। हालांकि मैंने जो बनाया है उसमें आपको ये एक्सटेंशन वाला जो है यह नहीं दिखेगा, क्योंकि ये इस तरह से डिजाइन किया गया है जो कि इसको सहजतया कॉपी ना किया जा सके या अन्य तरह से नहीं ये किया जाए। तो लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे जो इसमें बहुत सारे पृष्ठ मिलेंगे। जैसे यूजीसी के संदर्भ में जितना भी हमने क्वेश्चन बैंक जो वहां पर रखा है वो आपको अलग पेज दिखेंगे, या अन्य अन्य जितनी भी हमने संस्कृत संदर्भित विषय वस्तु रखा है उसको अलग अलग पेजेस में मैंने रखा है, अलग अलग पृष्ठों में रखा है। लेकिन जब समग्र रूप से कहेंगे तो वो कहा जाएगा वेबसाइट। तो वेबसाइट और वेब पेज में अंतर आपने देखा। फिर HTML है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यह क्या है कि जो आप डिजाइंड वेब पेज देखते हैं उसमें जो आप देखते हैं कोई बोल्ड हुआ है, कोई कलर उसका चेंज हुआ है, आदि आदि जो देखते हैं, ये एक कोडिंग होती है जिसको कि आप ब्रैकेट से घेरते हैं दोनों साइड से, और उसमें दिया जाता है जैसे बोल्ड करना है तो ब्रैकेट बी फिर ब्रैकेट क्लोज होगा, और फिर आगे चल करके ब्रैकेट और फिर स्लैश दे करके करेंगे तो मतलब वहीं वहीं तक वो बोल्ड करेगा। इसी तरह कलर चेंज करना है तो कलर के लिए अलग है, अगर आप हाइपरलिंक जोड़ते हैं तो अलग है। मतलब आप वेब पेज का जो निर्माण करते हैं तो ये HTML जो लैंग्वेज है ये अनिवार्य हो जाता है, इसके बिना आप नहीं कर पाते हैं। कहीं से भी आप करेंगे तो पहले आप हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को लेंगे, और अगर आप किसी भी वेब पेज में जाइए उसको राइट क्लिक करिए, व्यू सोर्स में जाइए तो आपको दिख जाएगा जो कि यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट का कहाँ कहाँ प्रयोग किया गया है वो आपको दिख जाएगा। इसके बाद वेब ब्राउजर है, जो कि वेब ब्राउजर भी अलग अलग तरह के हैं, टेक्स्ट वेब ब्राउजर, ग्राफिकल वेब ब्राउजर, इस तरह आप दो तरह से देखते हैं। फिर वेब सर्वर है जो कि वह प्रोग्राम जो HTML फाइल को जरूरतों को पूरा करता है, ये वेब सर्वर है। वेब क्लाइंट है जो उसके यूजर का रिक्वेस्ट जो है ये वेब क्लाइंट के रूप में कहा जाता है। जो IP एड्रेस कहते हैं, IP एड्रेस है जो कि वेब सर्वर का जो एड्रेस होता है अर्थात वेब एड्रेस, यह IP एड्रेस कहा जाता है, जो कि आप क्या करता है, ये अनुवाद करता है, वेब एड्रेस को अनुवाद करता है डिजिट में। आप देखते होंगे IP एड्रेस होता है जैसे 2.246 पॉइंट, इस तरह करके आप देखते हैं। तो ये जो होता है वह वेब एड्रेस को अनुवाद करता है डिजिट में। और ये आप देखते हैं जो कि पहला जो ये जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है इसका प्रयोग किया गया टिम वर्नर्स के द्वारा, ली के द्वारा 1991 में URL का प्रयोग किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक URL दिया है, उसके माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया है जो कि किस भाग को क्या कहेंगे। जैसे कि HTTP है तो यह प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर है जो कि किस तरह का प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है। HTTP का अभिप्राय यहाँ पर है जो कि यहाँ पर हाइपरटेक्स्ट का प्रयोग ये कर रहा है, यह बताएगा। इसके बाद यहाँ पर हमने जो दिया है वह सामान्य रूप से आप देखेंगे जो सारस्वती निकेतनम .org, ये तो डोमेन है, लेकिन उसके साथ मैंने एक अपना वेबसाइट बनाया है जिसमें कि ये दे दिया है सब डोमेन। ठीक है, ये है सब डोमेन। तो आप जब कोई सर्वर कोई डोमेन खरीदते हैं तो वह आपको कुछ एक सीमित संख्या में आपको सब डोमेन रजिस्टर करने के लिए छूट देता है। अगर आप एक आपने ले लिया है तो आप लगभग 100 के आसपास आप आसानी से सब डोमेन बना सकते हैं आप। तो एक ये हुआ। उसके बाद मेन डोमेन जो है वह यह है, ये आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, इसकी प्रक्रिया आगे देखेंगे। तो डोमेन है। उसके बाद ये .org जो है यह ऑर्गेनाइजेशन को बताता है। इसी तरह .in है, इंडिया को बताता है। इसी तरह FR है, फ्रांस को दिखाता है। अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग होंगे। इसके साथ साथ .in कह रहे हैं तो इंडिया हुआ, .org कह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन है। इसी तरह अगर आप ये .com कहते हैं तो कमर्शियल यूज के लिए है। इस तरह करके आप अलग अलग जितने भी हैं उनको आप देख पाते हैं। इसके बाद है जो कि ये तो आपका वेबसाइट है जो कि जैसे सारस्वती निकेतन .in। अब इसमें हमने डायरेक्टरी बनाई है जो कि डायरेक्टरी में मान लीजिए मैंने UGC कक्षा जो मैं लेता हूं उसकी अलग डायरेक्टरी बना दी, मेरा अपना प्रोफाइल जो है उसकी अलग डायरेक्टरी मैंने बना दी, उसका नाम कुछ मैंने डाल दिया। इसी तरह जो जितने भी भारतवर्ष में संस्कृत यूनिवर्सिटीज है उनकी अलग मैंने बना दी। उसके अंतर्गत मैंने कुछ फाइल्स रखे,
तो ये डायरेक्टरी जो होते हैं, ये बीच में जो ऐसे स्लैश के साथ दिया गया है, ये डायरेक्टरी को शो करता है। और उसके बाद जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं .index.com, इस तरह करके जो भी आप नाम दिए हैं, वेब पेज ये हुआ, ये लास्ट वाला इस वेबसाइट का वेब पेज हुआ, ये संपूर्ण यूआरएल हुआ, ये एचटीटीपी प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर हुआ, यह सब डोमेन हुआ, यह जो है यह मेन डोमेन हुआ, यह डायरेक्टरी है, और यह वेब पेज है। तो इस तरह से आप अलग अलग समझ सकते हैं जो क्या हम कहना चाह रहे हैं और किन किन विषय वस्तुओं को आप जानते रहें। इसके बाद यह है कि एचटीटीपी का अभिप्राय यहाँ पर यह है जो कि जिस फाइल को आप तलाशना चाहते हैं, वह एचटीटीपी जो है वह वर्ल्ड वाइड वेब आचार संहिता को स्वीकार करता है और एचटीएमएल भाषा में लिखी गई है। इस तरह आप देखते हैं। इसके बाद सर्च इंजन देखते हैं। सर्च इंजन तो अलग अलग तरह से आप देखते हैं, गूगल का है, याहू का है, आदि आदि। इसके बाद कुछ और टेक्निकल टर्म्स हैं जिनको कि आप जानते रहे तो अच्छा है। जैसे वेबसाइट कहते हैं होम पेज। होम पेज क्या होता है कि जब आप वेबसाइट खोलते हैं तो फर्स्ट पेज जो दिखता है वह होम पेज कहा जाता है। और आप ध्यान रखेंगे जो आप index.html जो देते हैं या htm जो देते हैं, ये अनिवार्य रूप से यही होम पेज सामान्य रूप से बनता है जब तक कि आप इंटेंशनली बदले नहीं। उसके बाद वेब ब्राउजर है, पोर्टल है, डोमेन नेम है, वेब पब्लिशिंग है, कैसे आप उसको पब्लिश करते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आप जब बात कर रहे हैं इसका कोई आपका वेबसाइट है तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। जैसे मैंने सारस्वत निकेतन .org करवाया या जाह्नवी संस्कृत ई-जर्नल.in करवाया, तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है ताकि इस पर जो भी सामग्री दी जाएगी इसके लिए किसको उत्तरदायी माना जाएगा, तो आपका पूरा डिटेल लेकर के आप वो रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। उसके बाद वेब होस्टिंग करने के लिए आप किसी वेब सर्वर सर्विस प्रोवाइडर जो है उनसे आप संपर्क करते हैं। वो क्या करते हैं, एक साथ उन्होंने बल्क में लिया होता है और वो टुकड़े टुकड़े में बांट करके दूसरे को देते हैं। तो एक ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद फिर आप देखते हैं क्योंकि ये वेब होस्टिंग के लिए आप लेते हैं उनसे, उनको कुछ पैसा देते हैं और वेब होस्टिंग के लिए लेते हैं। फिर वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट जो है, वेब डिजाइनिंग और डेवलपमेंट का अभिप्राय यह हुआ कि आप वेब पेज अपना बनाते हैं, वो किस तरह का दिखेगा, उसका लुक क्या होगा, उसमें क्या क्या रिस्ट्रिक्शन देंगे, आदि सभी बातों का ध्यान आप खुद रखते हैं। सामान्य रूप से हम किसी जो डिजाइनर होते हैं उनसे हम डिजाइन करवाते हैं, डेवलपर होते हैं उनसे डेवलप करवाते हैं। और जैसे मैंने किया है तो मैं जितना भी वेबसाइट है मेरा, मैंने खुद डिजाइन किया, खुद मैंने डेवलप किया है और उसका मेंटेनेंस जो है मैं खुद करता हूँ। और यदि आप नहीं जानते हैं तो आपको प्रत्येक महीना उसको कुछ पेमेंट करना होता है और वह आपके वेबसाइट को देखता है। लेकिन समस्या क्या होती है कि हम संस्कृत फील्ड से हैं, जब आप अपना कंटेंट देना चाहते हैं तो वह नहीं कर पाता है ठीक से काम, क्योंकि वो उससे अपरिचित होता है। इसीलिए बेहतर ये होगा कि आप खुद सीखिए और खुद आप ये डिजाइन करके आप पब्लिश करने का प्रयास करिए, ताकि आप संस्कृत जगत के लिए बेहतर काम कर पाएंगे। आपके पास जो भी डाटा उपलब्ध होगा उसको वहां पर प्रस्तुत कर पाएंगे। अब आप कहेंगे जो कि ब्लॉग वगैरह तो उपलब्ध है ही हमारे लिए, हम वहीं पर कर लेंगे। तो अंतर यह है कि जब आप ब्लॉग पर कुछ करते हैं या गूगल का जो पेज दिया जाता है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, उस पर करते हैं, तो उनका रिस्ट्रिक्शन होता है जो कि आप किस तरह से व्यवस्थित करेंगे, किस तरह से आपका वेब पेज दिखेगा। और उसके साथ साथ होता है कि उन्हीं के कृपाधीन आपका होता है, जब तक वो चाहेंगे तभी तक आपका रहेगा, उसके अतिरिक्त नहीं रहेगा। जैसे कि मैंने 2007 में sanskritam.ning.com मैंने प्रारंभ किया, कुछ दिनों तक उन्होंने चलाया। उसके बाद उन्होंने डिमांड रखा जो कि इतना $US आपको देना पे करना पड़ेगा प्रत्येक महीना, तब जाकर के चलेगा, नहीं तो मैं इससे आगे आपको नहीं करने दूंगा। तो ये इस तरह के, और उस समय आपको बहुत समस्या होती है जो कि आपने इतना कंटेंट तैयार किया और बाद में जाकर के काम नहीं करता है। तो इससे बेहतर है कि आप पे करिए और खुद डिजाइनिंग करिए और बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। तो पब्लिसिटी होता है, उसको फिर मेंटेनेंस जो है ये आप खुद करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, इन सबको आपको ध्यान में रखना चाहिए। फिर इंटरनेट के उपकरण में आप मैंने मॉडर्न जो है वेब ब्राउजर है, ये वर्ल्ड वाइड वेब है, कुछ हम लोगों ने जाना भी है और कुछ आप लोगों को खुद देखना चाहिए। ये बहुत सारे पदावली है, शब्दावली है, पारिभाषिक शब्द है जिसको कि यहाँ पर प्रस्तुत करना कठिन था, कठिन क्या असंभव था। तो और आपके लिए भी बोरिंग होता और टाइमिंग भी हमारे पास उतना नहीं है। तो मैंने ये 2 लिंक मैंने दिया है,
ये दोनों लिंक जो हैं ये आपके लिए बहुत ही उपादेय रहेंगे। यहाँ पर अधिकांश आपको जो टेक्निकल टर्म्स हैं इंटरनेट से संदर्भित, ये आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर जाकर के आप ले सकते हैं। ठीक है। और जितनी भी मैं बातें कह रहा हूं, आपको जो भी प्रश्न हो, जिस तरह जो भी समस्या हो, मैं फीडबैक फॉर्म जो मैंने दिया है यहाँ पर, उसके माध्यम से आप हमें फीडबैक दे सकते हैं। उसके साथ जो भी आपको समस्या हो, इवन आपको वेब डिजाइनिंग में या फिर आप अभी एंड्रॉयड ऐप निर्माण करेंगे उसके रिगार्डिंग, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने एक संक्षेप में केवल एक पैकेज टाइप में आपको दिया है। और इसके बाद अगर आपको किसी को उत्सुकता होगी जो कि हम ये काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप निसंकोच आप हमसे संपर्क करेंगे, और वो हमारा पूर्णतः फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये आपका अन्य तरह किसी तरह से नहीं इसको लेंगे। जो भी है हम सतत तैयार हैं। अगर संस्कृत क्षेत्र के लिए आप काम कर रहे हैं और वह समाज के लिए कर रहे हैं, तो मैं हमेशा तैयार हूं आपके लिए। अगर आप कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर आपको समस्या हो सकती है मेरे साथ, लेकिन अन्य तरह से आप कोई भी समस्या नहीं है। फिर उसके बाद है कि इंटरकनेक्टिंग प्रोटोकॉल्स हैं कुछ, जो कि प्रोटोकॉल का अभिप्राय है जो नियम है यहाँ पर, और नियम जो है वहां पर प्रोग्राम के रूप में लिखे गए हैं। जैसे कि आप एक उदाहरण देखिए, एफटीपी है। एफटीपी क्या है, यहाँ पर 3rd नंबर में आप देख रहे हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। आप क्या करते हैं कि जब आपने वेब पेज बना लिया अपने लिए, आप एक फोल्डर में सब आप 50 वेब पेज हुआ, वो आपने बना लिया, आपका तैयार है। आपने खरीद भी लिया, वेब प्रोवाइडर जो है, सर्विस प्रोवाइडर, उनसे आपने खरीद लिया, जगह स्थान भी खरीद लिया आपने, अर्थात वेब स्पेस जो कहते हैं ये भी खरीद लिया आपने। सब कुछ आपके पास उपलब्ध है। लेकिन आप खुद कैसे उसको अपलोड करेंगे? तो उसके लिए दो होंगे। एक तो यूजर नेम पासवर्ड वो देगा, उसके माध्यम से वहां का जो फोल्डर होगा वहां पर जाकर डाल दीजिए। लेकिन वो बहुत ही कठिनाई वाला होता है, क्योंकि एक एक करके फाइल उसमें डालना होता है। यहाँ पर क्या होगा कि आप यहाँ पर जो ये है एफटीपी का है, दो आपको सेक्शन दिखेगा। एक सेक्शन में आपका जो कंप्यूटर में जो फाइल है, फोल्डर है, वो दिखेगा, और दूसरे में जो वेबसाइट पर जो आपने स्पेस लिया है उसको दिखेगा। उसके लिए भी यूजर नेम पासवर्ड कुछ दिया जाता है, वो उसके माध्यम से आप देखेंगे। और वहां से डायरेक्ट आप राइट क्लिक करेंगे और अपलोड देंगे, तो ऑटोमेटिकली उस फोल्डर में चला जाएगा, अर्थात आपके कंप्यूटर से सीधा हुआ वेब सर्वर पर चला जाएगा। तभी आप देखते हैं जो कि एक क्षण में वेबसाइट का पेज जो है वो बदल जाता है। और आपको कहीं कहते हैं कि शाम में इतने बजे रिजल्ट अपलोड करेंगे, तो रिजल्ट अपलोड करेंगे मतलब क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने तैयार करके अपने कंप्यूटर में रख लिया है, और जो समय है उस समय पर एफटीपी के माध्यम से वहां पर ट्रांसफर कर दिया, और उसमें विद इन सेकंड लगता है। अगर इंटरनेट स्पीड ठीक है तो विद इन सेकंड लगेगा। इस तरह अलग अलग जितने भी हैं उन सभी को देखते हैं आप, उन सभी को आप देखते हैं, जो कि जैसे टीसीपी है, आईपी हमने चर्चा कर लिया है, एफटीपी है, एचटीटीपी है, एचटीएमएल है, फिर उसके बाद टीपी है, यूपी है। ये जितने भी हैं ये अलग अलग प्रोटोकॉल हैं, अलग अलग संदर्भ में प्रयोग किए जाते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे इसके टेक्निकल टर्म्स हैं जो प्रोटोकॉल के संदर्भ में आपको जानना चाहिए। जो आप जाएंगे आगे देखने के लिए तब आपको विशेष रूप से होगा। आईएसपी एक महत्वपूर्ण है, वो देख लेंगे। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है ये है। इसके बाद आप आगे आते हैं ईमेल का अनुप्रयोग। ईमेल का अनुप्रयोग जो है वह दो तरह से आप देखते हैं। एक तो पहला है जो कि आप जब भेजते हैं तो अलग अलग जो कंपनियां हैं अलग अलग तरह से देती है, जैसे गूगल देखते हैं, याहू है, इसके साथ साथ अन्य अन्य और भी बहुत सारे हैं, जिसमें कि अभी तक गूगल का बहुत ही अत्यंत विश्वसनीय रहा है। हालांकि धीरे धीरे सभी प्रोफेशनल हुए हैं और आपको रिस्ट्रिक्शन में डाल रहे हैं, और आगे ध्यान रखिएगा जो कि पूर्णतः व्यापारिक हो जाएगा, इसलिए कुछ भी फ्री मिलने वाला आगे नहीं है। जैसे आप पहले याहू वगैरह देखते थे, तो याहू एक बार सूचना देता है जो कितने दिन के अंदर अंदर जो है आप एक्टिव होइए, और नहीं तो आपका पूरा डाटा हम डिलीट कर देंगे, और वो डिलीट कर देता है। इसके साथ साथ आप गूगल को भी देखेंगे, पहले पूर्णतः सब कुछ फ्री था, उसके बाद हो गया जो कि अब अगर आप 15 जीबी से अधिक चाहते हैं तो आपको पे करिए। जैसे आप हमारा ये ईमेल आईडी देखते हैं, ये ईमेल आईडी के लिए हर वर्ष उनको पे करना होता है, तब जाकर के वो इनको सुरक्षित रख पाएंगे, नहीं तो वो वहीं से जो आपका लिमिटेशन है वहां पर जाकर के वो बंद कर देंगे, आप इनबॉक्स में मेल नहीं आ पाएगा। तो इस तरह करके है आप लेकिन आप पर इनम आप उनको पे करते रहिए, फिर आपका चलता रहता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर आप प्रयोग करते हैं तो अभी तक 15 जीबी के लिए फ्री दिए हुए हैं,
तो इसमें आप क्या करते हैं, मान लीजिए किसी को भेजते हैं मेल, तो उसमें फ्रॉम है, फिर डेट रहता है, फ्रॉम अर्थात जहां से भेजा जा रहा है वो आपका ईमेल आईडी है, फिर डेट दिया जाएगा, फिर जिसको आप भेज रहे हैं, इसमें कॉमा से सेपरेट करके आप बहुत सारे लोगों को आप भेजते हैं। लेकिन आप ध्यान रखेंगे, बहुत सारे लोगों को एक साथ निरर्थक भेजना या केवल सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए भेजना, इसको स्पैम कहा जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, जो कि अगर वो संबद्ध नहीं हो व्यक्ति तो उसको नहीं भेजना है मेल, ये ध्यान रखना है। उसके बाद सब्जेक्ट देते हैं। सब्जेक्ट इस तरह का देते हैं जो वह व्यक्ति आसानी से समझ जाए जो कि क्या अंदर में है। इसके साथ साथ अगर आप भविष्य में अपना ही ईमेल आप चेक करना चाहें तो इसी के माध्यम से सर्च कर पाएंगे, इसीलिए बिना सब्जेक्ट के मेल मत भेजा करिए। और आजकल तो अगर आप ये खास करके ड्राफ्ट अगर अटैचमेंट अगर जोड़ते हैं तो अटैचमेंट बिना अटैच किए अगर आप सेंड करने लगते हैं तो वो आपको वार्निंग भी देता है। इसके बाद उसमें है बीसीसी, सीसी। बीसीसी हुआ जो कि आप वह अन्य किसी को नहीं दिखाना चाहते हैं जो कि कितने लोगों को भेजा। जैसे आपको जितने भी आप लोग होंगे यहाँ पर रिसर्चर, उन सभी को भेजा गया होगा, मेल भेजा जाता होगा, तो आप सभी को बीसीसी में, जो कि वह कंटेंट और किस किस को भेजा गया है वो आपको नहीं पता चलता होगा। केवल जिसको भेजा गया है, जो जिसने प्राप्त किया है उसी को पता चलता है जो हमें भेजा गया है। लेकिन अगर बीसीसी दिया गया है तो आप समझ जाइए जो और भी लोगों को भेजा गया है। सीसी 2 में जो दिया जाता है, जिसको डायरेक्ट हम संबोधित करते हैं, उनको दिया जाता है। सीसी में अगर आप वो सूचना किसी और को भी देना चाहते हैं तो दिया जाता है। इसके लिए भी कुछ प्रोटोकॉल है, नियम है। जब आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, जो कि आप हायर अथॉरिटी को किस में डालेंगे, आप कब टू में डालेंगे, कब आप जाकर के सीसी में डालेंगे, ये प्रोटोकॉल होता है। ये भी हमें अर्थात जो स्टूडेंट्स तो जानते ही हैं, अध्यापक जो है उनको भी जानना चाहिए, क्योंकि हम इसमें बहुत बार गलती करते हैं, तो ये ध्यान में हमें रखना है। उसके बाद हेडर है, जो कि आप प्रारंभ जो करते हैं, फिर ग्रीटिंग देते हैं, जो कि नमस्कार आदि जो करते हैं, उसका टेक्स्ट होता है। नीचे में सिग्नेचर होता है। सिग्नेचर एक फिक्स सिग्नेचर होता है, जैसे कि हर बार आप जब मेल भेजेंगे तो ऑटोमेटिकली नीचे में ले लेगा, जैसे नाम ले लेगा, डेजिग्नेशन जो भी आप पहले से सेट किए रहेंगे, तो ये चीज होता है। इसके साथ साथ वैकेशन के संदर्भ में भी होता है, जो कि आप पहले से फिक्स करके रख दें, जो कि अभी हम उपलब्ध नहीं। मान लीजिए हम चाहते हैं जो कि इस समय से इस समय तक मुझे मेल जो आए ऑटोमेटिकली आपको उत्तर चला जाए, तो हम ये दे देंगे जो कि हम इस समय से इस समय तक उपलब्ध नहीं है। उसमें एक सूचना दे दी गई रहेगी, ऑटोमेटिकली जो सेंडर होंगे वो उनको रिसीव हो जाएगा। तो ये चीज होता है। इसके साथ साथ ये तो बेनिफिट्स हुए, इसके साथ साथ जो ईमेल के जो नुकसान है वह भी है, जैसे कि स्पैम वगैरह जो होता है, गलत जो ईमेल आईडी ईमेल आपके पास आता है, उसमें जो लिंक आते हैं, अगर आप उसको ये क्लिक करते हैं तो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो अगर सस्पेक्टेड हो, संदिग्ध हो, तो आप उसको केवल रिपोर्ट स्पैम एक है ऑप्शन, वो दे दीजिए। वैसे आप जब जीमेल वगैरह को देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपके लिए वो कहा गया है ना, जो कि असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, वही स्थिति है इंटरनेट का। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो कि विशेष रूप से जो महत्वपूर्ण एक पक्ष है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ईमेल में क्या है कि आपको अलग अलग क्षेत्र से मेल आते हैं, और जब आप खोजना चाहते हैं, जब आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करें। आपको आपके कॉलेज से आ रहा है, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से अलग आ रहा है, आपके घर से आ रहा है, पर्सनल वाला आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, अलग अलग फोल्डर वहां भी बना सकते हैं और उस फोल्डर में आप डाल दीजिए, या फ्लैग करके रख सकते हैं, या इंपॉर्टेंट जो है उसको मार्क करके रख सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि तकनीक का आप ठीक तरीके से उपयोग कर पाएंगे, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा निरर्थक। उसके बाद नुकसान जो है, जैसे ईमेल में स्पैमिंग जो है, आपको बल्क में आता है, फालतू का आपको बहुत सारा मेल आता रहता है जिसको आप डिलीट करते रहते हैं। डिलीट उसको रिपोर्ट स्पैम करिए, फिर दोबारा वो उस ईमेल आईडी से नहीं आएगा। हालांकि कंपनी वगैरह भी बहुत होशियार हो गए हैं, वो अलग अलग ईमेल आईडीज होता है और उससे आते रहते हैं। तो इस तरह करके आप, और भी सॉफ्टवेयर भी आते हैं जिसके माध्यम से उसको रोक सकते हैं। उसके बाद वायरस जो है, फिशिंग जो है, जो कि फ्रॉड के जो आते हैं, इस तरह की आप देखते हैं। इसके बाद इधर सर्चिंग के लिए है, जो कि किस तरह सर्च करें, पुराने ईमेल जो है उनको आप कैसे सर्च करें, तो उसके लिए है जो कि आप 2 में डाल दीजिए कहाँ से आया था, कुछ भी तो आपको ध्यान होगा। उसके बाद सब्जेक्ट में क्या होगा, कुछ तो ध्यान होगा, या टेक्स्ट में क्या था वो कुछ ध्यान होगा, वो डाल दीजिए। उसके बाद अटैचमेंट था या नहीं था, ये डाल दीजिए। उसके बाद कब से कब तक के बीच में आप सर्च कर रहे हैं, तो इसके माध्यम से विद इन मेल जो है उसको आप सर्च भी कर सकते हैं।
इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट सोशल मीडिया के जो नेटवर्क्स हैं वो आप अलग अलग देखते हैं, जो कि फेसबुक, ट्विटर, माइक्रो ब्लॉगिंग, ऑरकुट तो 2004 से 2014 तक था, अर्थात प्रारंभ में फेसबुक से पहले यह ऑरकुट ही था। जो पहले अकाउंट जिनका जीमेल पर था ऑटोमेटिकली वो ऑरकुट पर अपना अकाउंट बना सकते थे, और 2014 में ऑरकुट को बंद कर दिया गया, क्योंकि यह फेसबुक जो है यह विशेष फीचर्स के साथ आ गया इस कारण से। तो जितने भी ऑरकुट पर थे, तो उस समय मैं भी ऑरकुट पर था, तो ऑरकुट को बंद करके इसको दिया गया, और आपको दिया गया था अपना पूरा टोटल मटेरियल आप ले सकते हैं। इसी तरह आप यूट्यूब देखते हैं, यूट्यूब जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है 2005 में प्रारंभ हुआ, और 2008 से मैं यूट्यूब पर हूं, तो ये 2005 से प्रारंभ हुआ जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, आप देख लेंगे डेट। इस तरह करके अलग अलग है। विकीपीडिया आज के डेट में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है विकीपीडिया, और बहुत ही समस्याप्रद हो गया है, दोनों ही बातें हैं। विकिपीडिया में आपको बहुत सारी सामग्रियां मिलेगी, खास करके संस्कृत क्षेत्र में भी अनंत सामग्री आपको अब विकिपीडिया पर उपलब्ध है। लेकिन इसके साथ डिमेरिट जो है वो यह है कि जो भी व्यक्ति डालते हैं वो न तो एडिटिंग करते हैं, ये मैं आक्षेप नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह कटु सत्य है, वो यथावत डाल देते हैं, और जो नए बच्चे हैं जो वहां पर देखने के लिए जाते हैं, वह उनको समझ में नहीं आता है जो कि सही है या गलत है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और इस पर जो खास करके संस्कृत के विद्वान हैं उनको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह आगे के जो भावी पीढ़ी जो है, नेक्स्ट जनरेशन, उनके लिए यह कहीं ना कहीं गलत मैसेज दे रहा है। तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए। हालांकि बहुत विद्वानों ने ध्यान दिया भी है, और बहुत मानक स्टैंडर्ड जो है वो भी आपको प्राप्त होते हैं, लेकिन यह बहुत ही समस्याप्रद है। हालांकि विकिपीडिया एक उसमें दिया है, नीचे में आप देखेंगे, क्योंकि लास्ट अपडेट कब किया गया है वो दिया जाता है वहां पर, और किसके द्वारा किया गया है वो भी वहां पर रहता है सुरक्षित। लेकिन फिर भी ये बहुत ही समस्याप्रद है, तो जब भी आप उपयोग करते हैं तो आप ध्यान रखेंगे। फिर ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है, अभी आप लोग कॉन्फ्रेंसिंग पर जुड़े हुए हैं तो इसके लिए बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आते हैं जो कि ये डिजिटल इनिशिएटिव्स जो लिए गए हैं हायर एजुकेशन के फील्ड में, जैसे स्वयं प्रभा है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, मूक्स है, इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। हालांकि ये भी कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी भी लिमिटेशंस हैं, लेकिन बहुत ही हम लोगों हमारे लिए जो अध्यापक हैं, जो स्वेच्छया कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण ये सरकारी प्रयास है। और इसके साथ साथ आप रिसर्चर के लिए शोध गंगा आदि जितने भी दिए गए हैं, तो इन सब का अगर व्यावहारिक दृष्टि से अगर ध्यान दिया जाए इस पर, बहुत बेहतर रहेगा। और हालांकि हम लोग पूरा उपयोग नहीं कर पाते, हम लोग जानते ही नहीं है क्या है। तो इन सब के लिए हमने एक प्रयास किया है, जो कि आगामी जनवरी से हम हर एक सैटरडे संडे करके 3 महीने के लिए कोर्स हमने डिजाइन किया है। जितना भी आप लोगों ने 2 कक्षा में पढ़ा है, इसको विस्तार पूर्वक हम हर एक टॉपिक को इन प्रैक्टिकल वे में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। और सैटरडे संडे इसलिए रखा गया है कि 5 दिन में होमवर्क दिया जाएगा, क्योंकि 5 दिन में आप खुद प्रैक्टिस करके आइए, इस तरह करके दिया जाएगा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो जो भी उत्सुक होंगे उसमें समय में जुड़ सकते हैं। और ये यहाँ पर जो नीचे में दिख रहा है ये लिंक, यही फीडबैक लिंक है। इस फीडबैक लिंक के माध्यम से, और मैं आपको आपके चैट बॉक्स में भी फीडबैक लिंक डाल दूंगा, ताकि आप इसका उपयोग कर सकते हैं, या आपके जो यहाँ पर हैं कन्वीनर, उनसे आप संपर्क कर लेंगे, वो आपको लिंक दे देंगे। तो आपको डायरेक्ट जो भी आपको हमें फीडबैक देना हो, जो भी इसमें कमियां रही है, जो आपको और जानना था, या कुछ बातें ऐसी रह गई होगी जो आपको और भी अधिक जानना है, जो आप नहीं समझ पाए हैं, उन सब के संदर्भ में हम चर्चा कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो लिमिटेशन है, जो हम इतने ही समय में सब कुछ निपटाएंगे, इसलिए ये है। इसके बाद है जो कि आईसीटी एंड गवर्नेंस की बात जब आती है, तो स्मार्ट जो कहा गया है, ये आप ध्यान में रखें। स्मार्ट का अभिप्राय यहाँ पर आप ले सकते हैं जो कि यह सिंपल है, साधारण तरीके से आप सहजतया सभी के लिए उपलब्ध हो, ये सिंपल के रूप में ले सकते हैं। मॉरल, इसमें यह है कि नैतिकता को आप ध्यान में रखें। नैतिकता में बहुत कुछ आ जाता है, जो कि जो साइबर के जो प्रोटोकॉल्स हैं, नियम हैं, उनके अपराध जो हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए आप प्रयोग करें। उसके साथ साथ जो नैतिकता है उनको आप ध्यान में रखें। इसमें बहुत कुछ बातें आ जाती है, विस्तार पूर्वक हम देखेंगे कभी। उसके बाद है जो कि अकाउंटेबिलिटी, जो कि यह उत्तरदायित्व की भावना आपको देता है। इसके बाद
जो कि उस विषय वस्तु जो आपने दिया है उसके संदर्भ में, और उसके साथ साथ जो आपका जो अपना दायित्व है उसके संदर्भ में रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है यह निर्धारित करता है। इसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी, आप जब ट्रांसपेरेंट रहेंगे, जैसे कोई एक मूल्यांकन करता है किसी चीज का, 10 स्टूडेंट हैं, अगर वह एक साथ वेबसाइट पर डाल दे जो कि यहाँ पर इनके इतने मार्क्स आए, इनके इस संदर्भ में ये आए, इस आधार पर इनका चयन किया जाता है, तो कहीं पर समस्या नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं जो कि हमने क्या किया है, हमने किस में क्या रखा है, और उसका साक्षी अपने पास रखे, जो वह ट्रांसपेरेंसी के लिए जो डाल रहा है वो रखे, तो कहीं भी कोई समस्या आ ही नहीं सकती है। तो ये ट्रांसपेरेंसी भी जो है आईसीटी गवर्नेंस गवर्नेंस केवल स्टूडेंट और टीचर्स के संदर्भ में ही नहीं, जितनी भी चर्चा हम करते हैं, सरकारी योजना होता है, जितनी जो भी है वो सभी ये स्मार्ट पर ही निर्भर है, ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद इंटरनेट सर्विस का जो है अतिरिक्त जो आपने देखा, चैटिंग, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, ई शॉपिंग, ई रिजर्वेशन, सोशल नेटवर्किंग, ई कॉमर्स, ये सभी, और उसके साथ साथ अब तो एम कॉमर्स की भी बात आती है, मोबाइल के साथ जो आप प्रयोग करते हैं उन सबको लेकर के। इसके बाद शोध के लिए महत्वपूर्ण जो पक्ष हैं, जो आपको लोगों को आगे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप एक शोधार्थी हैं, तो आप अनिवार्य रूप से ये आपको जानना चाहिए इन विषय वस्तुओं के संदर्भ में, चूंकि इंटरनेट का क्षेत्र, वही मैंने प्रारंभ में ही कहा, जो कि वह तदपि तब गुणानामी सपारम न जाति, जैसे भगवान शिव के लिए कहते हैं, वैसे ही ये स्थिति यहाँ पर है, जो कि अनंत है, जिसको इसका पार पाना कठिन है। लेकिन फिर भी हमने कुछ महत्वपूर्ण पक्ष आपके सामने उपस्थापित किए हैं, जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं, आगे आपके शोध की संभावना के मार्ग को प्रशस्त कर सकता है। या जैसे कंप्यूटेशनल संस्कृत है, संस्कृत के लिए कंप्यूटर और कंप्यूटर के लिए संस्कृत, इसके लिए इसके संदर्भ में क्या शोध हो सकते हैं, कैसे ये एक दूसरे के लिए उपादेय हैं, इन संदर्भ में अनंत क्षेत्र है, जो कि कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स के रूप में हम देखते हैं, कंप्यूटेशनल संस्कृत के रूप में देखते हैं, अनंत क्षेत्र है जिस पर आप अनंत शोध हो सकते हैं। इसके साथ साथ है जो कि वेब टूल आप बना सकते हैं, खास करके संस्कृत रिसर्च के संदर्भ में कर रहा हूं, और बहुत सारे टूल्स पहले से बने हुए हैं जिनका भी उपयोग आप कर सकते हैं। जैसे कि आप डायक्रिटिकल मार्क देते हैं, आपको डायक्रिटिकल मार्क देना नहीं आता है, आप संस्कृत.com है, वहां पर आप जाकर के देखेंगे, क्योंकि आप जिस किसी भी इसमें लिपि में आप देंगे, दूसरी लिपि में दे देगा। इसके साथ साथ आपको डायक्रिटिकल मार्क के साथ, मैंने आपने देवनागरी में दिया, जैसे राधा, RADHA, ये जो है मोटे तौर पर ये लिखा जाएगा, लेकिन आर के बाद ए पर जो डायक्रिटिकल मार्क होगा, DHA, डी जो होगा उसमें जो नीचे में नुक्ता होगा, ये पूरा दे करके वह आपको कन्वर्ट करके दे देगा। अब आप समझ लीजिए, जो कि मान लीजिए पूरा ग्रंथ आपको डायक्रिटिकल मार्क में ही कन्वर्ट करना है, तो आपके लिए कितना उपादेय होगा। आप खुद टाइप करेंगे तो आपको 4 दिन लगेंगे करने में, और वो विदिन सेकंड करके दे देगा। तो इस तरह के बहुत सारे असंख्य टूल्स हैं, तो वो आप देख सकते हैं। वेब टूल्स, अलग अलग वेब प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें कि आप जैसे देखते हैं शब्द रूप, धातु रूपावली आदि जो देखते हैं, इस तरह के एक बहुत अच्छा वेबसाइट है, प्रोफेसर जेरार्ड हुट उन्होंने डेवलप किया है, संस्कृत व्याकरण के संदर्भ में बहुत ही अच्छा वेबसाइट है, वो आप देख सकते हैं। इस तरह के असंख्य, मैं एक दो नहीं कर रहा हूँ, असंख्य हैं। जैसे संस्कृत बंध मैंने कहा, इसी तरह से IIT कानपुर ने जो डेवलप किया है, इसी तरह जो JNU के द्वारा बहुत सारे डेवलप किए गए हैं। ये डेवलप कुछ हुए हैं और बहुत कुछ आप कर सकते हैं, दोनों ही संदर्भों में कर रहा हूँ। इसके बाद है जो कि आप रिसर्च, आगे रिसर्च की संभावना, अगर शोध की संभावना अगर कही जाए, तो विश्लेषक का निर्माण, जैसे कोश निर्माण आप करते हैं, तो वाइस वर्षा कोश, ये विभिन्न भाषाओं का एक सिंगल कोश आप बना सकते हैं। जैसे संस्कृत में आपने दिया, वो भारत की जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में वह उन कोशों का निर्माण, वह उनका विवरण वह दे देगा, जितनी भी भाषाएं हैं एक साथ। मल्टी डायमेंशनल हो सकता है, वाइस वर्षा हो सकता है, जो कि आपने संस्कृत में डाला, वहां पर मैथिली में दिया, फिर मैथिली में आपने क्लिक किया तो आपको अन्य जो तमिल, तेलुगु जितनी भी भाषाएं हैं उनमें आपको दिखा दे हुआ उसका अर्थ। इस तरह आप बना सकते हैं। इस तरह आप पारिभाषिक कोश, वह व्याकरण हो या काव्य हो या अन्य जितने भी हैं, उनको आप डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक देखते हैं साहित्य दर्पण कोश बना हुआ है, या फिर काव्य शास्त्र का कोश बना हुआ है, अगर वह डिजिटल फॉर्म में होगा तो कितना सहजतया आप उसको समझ सकते हैं। या इसके साथ साथ जैसे पर्यायवाची शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द जैसे गीता में अर्जुन के लिए अलग अलग पर्याय का प्रयोग किया गया, पार्थ का, धनंजय का प्रयोग किया गया है, कौन्तेय कहा गया है,
अलग अलग नामों से उनको अभिहित किया गया है। कृष्ण, भगवान कृष्ण को अलग अलग नामों से किया गया है। अब इसका विश्लेषण करने के लिए आप एक टूल निर्माण कर सकते हैं, जो कि आप शांकर भाष्य आदि को लेकर के आप इस तरह का डेवलप कर सकते हैं। तो बहुत कुछ है। मैं दूसरा जो लेक्चर था वो मैं काव्य पक्ष का लेना चाह रहा था, लेकिन वो न लेकर के मैं इसको रखा, ये इसी कारण से, जो कि कंप्लीट हो जाएगा आपको इंटरनेट और कंप्यूटर दोनों, इस कारण से मैंने कंप्लीट एक साथ ये लिया। तो खैर इस तरह करके है, जो कि अलग अलग पात्र विश्लेषक इन सब का निर्माण आप कर सकते हैं। इसके बाद जो है कि संस्कृत क्षेत्र में जो कि भारत से बाहर जितने भी शोध हुए हैं उनको आप जान सकते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करके आप बाहर, अगर आप कोई शोध करना चाहते हैं बाहर की यूनिवर्सिटीज में, वह उसके लिए आपका मार्ग प्रशस्त हो सकता है। तो इस तरह से आप देखते हैं जो कि बहुत सारी बातें हैं जिनकी चर्चा हमने किया। उसके बाद आप अपना वेबसाइट कैसे क्रिएट करेंगे, तो इसके लिए एक जब हम वहां पर चर्चा करेंगे तो वहां पर हम संक्षेप में बता देंगे, जो कि आप या तो वेबसाइट का जो पहले से बना हुआ होता है फॉर्मेट, मैं 4 मिनट और अधिक ले रहा हूं आप लोगों का, वेबसाइट का फॉर्मेट जो बना बनाया है वो या तो वह आप डाउनलोड कर सकते हैं, या असंख्य जिस तरह का आप वेबसाइट चाहते हैं उस तरह का पहले से बना करके मॉडल अवेलेबल है, उस वह आप ले सकते हैं। उसमें आप केवल एडिट कर दीजिए टेक्स्ट को, और जितने भी फिगर हैं अन्य अन्य जो है उनको आप कर सकते हैं। या दूसरा ये है कि आप कोडिंग करके, कोडिंग भी बहुत आसान है, एचटीएमएल कोडिंग बहुत कठिन नहीं है। उसके लिए एक एचटीएमएल के लिए इसके लिए स्कूल एक ही है, जो कि वेबसाइट के रूप में जो स्कूल का नाम दिया गया है उसे, वहां पर आपको हर कोड मिल जाएगा, वो कोड उठा करके वहां पर डाल दीजिए। जो भी जितना भी मैं काम किया हूँ संस्कृत क्षेत्र में, आपको पता होना चाहिए, जो कि मैं भी एक ऐसा ही व्यक्ति था जो जिसको कि माउस कैसे पकड़ा जाता है ये नहीं पता था, और ये 2005 तक की बात मैं कर रहा हूँ। उसके बाद से मैंने काम करना शुरू किया है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने जो किया है आप नहीं कर सकते हैं, आसानी से आप कर सकते हैं। तो वह आराम से आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये वेबसाइट निर्माण के लिए मैं कह रहा हूँ, और बहुत ही सस्ता मिलता है, जो कि अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर जो हैं जितने भी व्यवस्थित होंगे वो ज्यादा पैसा लेते हैं, अगर अव्यवस्थित व्यक्ति हैं वो अर्थात सर्विस प्रोवाइडर हैं जिन पर विश्वसनीयता कम है जिनकी, तो बहुत सस्ते में दे देते हैं। इवन आपको 500 रुपया में आपको मिल जाएगा, ऐसे भी मिल जाएंगे आपको। तो आप ले लीजिए तत्काल, आप देखने के लिए कैसे आप करेंगे काम, इसके लिए ले लीजिए। उसके बाद ये जो दिया जाता है, ये जो निर्माण करते हैं एंड्रॉयड ऐप, इसके लिए भी दो तरह से, एक तो कोडिंग की मदद से, तो कोडिंग की मदद से आप अगर इस फील्ड के नहीं है तो थोड़ी समस्या होगी। आपको वेबसाइट्स आपके बहुत सारे इस तरह के मिल जाएंगे जहां पर कि आप टेक्स्ट दीजिए, जो तस्वीर मांगते हैं वो दीजिए, कैसे व्यवस्थित करना है वो बताएंगे, और फाइनल बना करके वो दे देंगे। केवल उनका मोनोग्राम लास्ट में लगा रहेगा जो कि इनका आपने उपयोग किया है। कोई बात नहीं है, आप संस्कृत के लिए काम करिए, और उनका और फ्री ऑफ कॉस्ट है, वह आपको पैसा भी नहीं लगता है। आप उस तरफ करिए, आप कोडिंग के चक्कर मत पड़िए, आप आराम से तैयार कर सकते हैं इस तरह के। तो इस तरह के बहुत सारे काम हैं जो आप कंप्यूटेशनल फील्ड में कर सकते हैं। अभी आप चूंकि शोधार्थी हैं, तो आप बेहतर तरीके से जितने भी ये कार्य हैं उन सभी कार्यों को कर सकते हैं। और मैं आप लोगों से रियली वास्तविक रूप में हम आप लोगों से अपेक्षा रखेंगे जो कि आप इस तरह का कार्य आगे करें, और तभी जाकर के संस्कृत फील्ड में कुछ बेहतर हो पाएगा। अन्यथा तो जैसे चल रहा है वैसे चलता ही रहेगा। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूँ यहाँ की जो कक्षा है, और मैं हैंडल करने के लिए मैं उनको देता हूँ, संयोजक जो हैं यदुवीर जी, उनको सभी को नमस्कार। श्री गुरुभ्यो नमः। आचार्येभ्यः महान्ताः धन्यवादाः। ते अद्य आज उन्होंने अंतर्जाल विषय को लेकर के और हाउ टू डेवलप वेबसाइट, हाउ टू डेवलप एप्स, इन सभी विषयों को लेकर के उन्होंने महत्वपूर्ण चर्चा की है। और हम समझते हैं कि हमारे शोधार्थियों के लिए अत्यंत उपादेय होगा आज का अध्यापन विषय। और उनका जो उनकी जो प्रेरणा रही कि संस्कृत जगत के लोग केवल डिग्री तक सीमित हो गए हैं, बस डिग्री ले लेना है और काम कुछ नहीं करना चाहते हैं। तो उन्होंने एक संकेत दिया है कि काम भी कर सकते हैं इस विषय में, बहुत काम करना बाकी है संस्कृत के क्षेत्र में। तो आचार्य जी लगे हुए हैं इंटरनेट के माध्यम से वेबसाइट के डेवलप के रूप में बहुत कुछ विषय ला रहे हैं जो संस्कृत जगत के लिए अत्यंत उपयोगी है। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हम लोगों के लिए दिया
इसलिए आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की कक्षा यहीं पर संपन्न होती है। आचार्य जी ने जैसा कि निर्देश दिया है कि जिनको भी पीपीटी चाहिए वो उनके कहे हुए लिंक पर अपना विवरण प्रस्तुत करेंगे, जिसके अनुसार आपके मेल में वो स्वतः पीपीटी पहुंच जाएगी। वो आचार्य जी ने शेयर, मुझे लगता है कि अभी शेयर कर दिया है चैट बॉक्स में, अब वहां से ले सकते हैं। आचार्य जी यदि कुछ निर्देश देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अब इसके अतिरिक्त कुछ निर्देश की आवश्यकता नहीं है। अब वस्तुतः जो इन लोगों को जितने भी यहाँ पर छात्र हैं, शोधार्थी हैं और अन्य व्यक्ति हैं, वो जितनी भी चर्चाएं आज हुई है उनको ध्यान में रखते हुए कुछ संस्कृत क्षेत्र के लिए काम करें, और जहां भी जिस तरह से भी हम लोगों से अपेक्षा रखते हैं वह तन मन धन से हम हर तरह से उपस्थित हैं, और कहीं निराश नहीं होना पड़ेगा। इसके लिए मैं गारंटी केवल ले सकता हूँ। खास करके होना यह चाहिए जो कि संस्कृत के लिए आप कर रहे हो और समाज के लिए कर रहे हो, उसमें आपका स्वार्थ तो निहित रहता ही है। अब मैं ही काम कर रहा हूं तो मेरा स्वार्थ निहित रहता ही है, लेकिन उसके साथ साथ वह समाज के लिए होना चाहिए। और इसमें जो यहाँ पर तो संक्षेप में बताया गया है, वह विस्तार पूर्वक आप जो कुछ भी जानना चाहेंगे कभी भी तो निसंकोच आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यही मैंने नंबर भी अपना शेयर किया है, फीडबैक फॉर्म भी आपको दिया है, जिस तरह से आपको सहूलियत लगे आप कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त हमसे नहीं संपर्क हो पाता है तो आपके संयोजक हैं ही, वो प्रतिदिन आपके साथ हैं, तो उनसे संपर्क करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जिस तरह भी आप चाहें, पूर्णतः स्वतंत्र हैं। और लेकिन कार्य करिए, क्योंकि जितना हमने अनुभव किया है, जो एक व्यक्ति, यदि मैं इतना कार्य कर सकता हूँ, एक पूर्णतः अनभिज्ञ व्यक्ति, एक अनभिज्ञ व्यक्ति अगर इतना कोई कार्य कर सकता है, तो आप लोग बहुत कुछ जानकार हैं और बहुत कुछ आपके पास उपलब्ध है सामग्री, तो आप देख सकते हैं। और मैंने क्या कार्य किया है, मैं इस पर यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, वो मेरा वेबसाइट जो है उस पर जाकर के आप देख पाएंगे जो कि मैंने क्या क्या कार्य किया है। और वैसे भी गूगल पर आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, इस पर विस्तृत कहने की आवश्यकता नहीं है। तो बस इतना ही है, केवल यही है कि यह प्रेरक एक व्याख्यान रहा। इसमें मैं बस इतना ही चाहा कि आप लोगों को एक प्रेरणा मिले जो आप कार्य कर सकें बेहतर तरीके से, और संस्कृत के लिए कल जो है वह सुनहरा हो। क्योंकि संस्कृत जिस तरह आज से 5 साल 7 साल पहले संस्कृत को उपेक्षित माना जाता था, वह आज स्थिति नहीं है। आज संस्कृत क्षेत्र में बहुत कुछ कार्य हो रहे हैं, बहुत सारे विद्वान हैं, बहुत सारे युवा हैं जो कार्य कर रहे हैं, और सरकार भी संस्कृत के उत्थान के लिए बहुत कार्य में निरंतर लगी हुई है। तो इस कारण से आप अनिवार्य रूप से ध्यान दीजिए, और हमें पूरा उम्मीद है जो कि हम एक सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं संस्कृत क्षेत्र में। बस धन्यवाद। धन्यवाद। आज की कक्षा यहीं पर संपन्न होती है। हम फिर सोमवार को एक नई कक्षा के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुनर्मिलामः। जय संस्कृत। जय हिंद।